गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बता रही थी, जिसमें मैं आप लोगों को खाद्य परिरक्षण चैप्टर स्टार्ट की थी, फूड प्रिजर्वेशन जिसे कहते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अब तक क्या किया है बता दिया है। चलिए देख लेते हैं। उसके पहले इंडेक्स देख लेते हैं। तो देख लीजिए, मैंने ये जो चैप्टर है खाद्यान्न एवं दालें, ये पूरा कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद सब्जियां, भोज्य पदार्थ, तो सब्जियां, फल, मेवे ये नहीं कराया। इसमें मैंने अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, ये सब, ज्वार, बाजरा, दालों में दालों का पोषण मूल्य, दाल कौन कौन से होते हैं इसके बारे में कंप्लीट करा दिया। उसके बाद मैं पेय पदार्थ कंप्लीट करा दी हूँ, दूध से बने पदार्थ कंप्लीट करा दी हूँ, अंडा कंप्लीट करा दी हूँ। ठीक है। उसके बाद में जो है आप लोगों को फूड प्रिजर्वेशन चैप्टर बता रही हूँ। खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह, भोज्य पदार्थों में मिलावट भी बताऊंगी। यूनिट 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, जैसे मैं पेय पदार्थ बता दी हूँ, दूध, अंडा, ये अंडा बता दी, पर मछली और मांस नहीं बताया, इसको कंप्लीट कराऊंगी। मसाला और शक्कर, गुड़ कंप्लीट कराऊंगी। उसमें जो है वनस्पति भोज्य पदार्थ, सब्जियाँ, फल, सूखे में जल्दी जल्दी चैप्टर फिनिश कर दूंगी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगी पहले चैप्टर से, जिसे भोजन एवं पोषण मूल्य कहते हैं। फिर मैं यहाँ से शुरू करते हुए वसा, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, सारा जल तक आके फिर मैं इसको कंप्लीट करके ही फिर कोई नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूंगी। तब तक के लिए चलिए बातें नहीं करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने ये फूड प्रिजर्वेशन चैप्टर बता रहे थे, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, जैसे झाग छटाई शुष्क मेथड क्या होता है, इस पर किसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए कुछ विधियाँ हैं ना, खाद्य परिरक्षण की कुछ विधियाँ, तो अरोगाणुकता की, जैसे एसएफसीज के बारे में हमने बताया। फिर भौतिक विधियों के भी बारे में, जिसमें क्या होता है मशीन और भौतिक सिद्धांतों का प्रयोग करके चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है। उसमें मैंने आपको भौतिक विधियों में, जैसे हिमीकरण विधि, तो हिमीकरण में गहरी हिमी, कोल्ड, चिल, सेलार, ये सब सारी चीज़ें बताई। फिर गैस संग्रहार, गैस स्टोरेज भी बताया। क्या होता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, जिस हिसाब से उसमें ज़रूरत होती है, जिस हिसाब से फल में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होता है। फिर शुष्क हिमीकरण विधि, ड्राई फ्रीजिंग मेथड भी हमने आपको पूरा कंप्लीट करा। इसमें क्या कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, पदार्थ के अंदर से पहले गर्म करके, बॉयल करके पानी की मात्रा को कम कर देते हैं, उसके बाद इसको फ्रीज में, देन फ्रीजिंग के मेथड करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको निर्जली डिहाइड्रेशन मेथड भी बताया था, जो मतलब निर्जलीकरण, पानी को बिल्कुल ही हटा देना, धूप में सुखाकर, जैसे आप चिप्स बनाते हैं, पापड़ वगैरह बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद शक्कर तथा नमक का प्रयोग, जैसे अचार, चटनी, मुरब्बा वगैरह आप बनाते हैं, तो इसमें कितना होता है, 60 से 70% नमक का प्रयोग किया जाता है, 65 से 70%, और क्या होता है 20 से 30% चीनी का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या, प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है। 15 से 20% चीनी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताई थी व्यापारिक स्तर पर निर्जलीकरण, तो ये क्या होता है मशीनों के द्वारा, जैसे रोलर द्वारा, ड्रम द्वारा, इसके द्वारा क्या कहता है ये किया जाता है। झाग चटाई शुष्क विधि, इसमें जैसे होता है ना, झाग चटाई में आपने देखा था झाग फोम पैदा करके, जैसे आप अंडे में फोम आता है ना, कौन सी प्रोटीन के, ग्लोब्युलिन प्रोटीन के, ओवल ग्लोब्युलिन के कारण क्या होता है अंडे में झाग आता है, गिल्सिरॉल, इस सब वजह से उसके द्वारा क्या कहता है प्रिजर्वेशन क्या था, उसके मैं उच्च ताप का प्रयोग करके बताई थी, 100 से कम, 100 के बराबर एंड 100 से एबव। ठीक है। ये हमने आपको बता दिया। नमी निष्कासन विधि, विसंक्रमण विधि, डिब्बा बंदी, बोतल बंदी, विकिरण विधि, कुछ टॉपिक आपको बतानी है, तो मैं नमी निष्कासन को से आज से आपको स्टार्ट कर देती हूँ, करा देती हूँ, क्लियर ये चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं फूड अडल्ट्रेशन बता के ये यूनिट ही फिनिश कर दूंगी। फिर यूथ के क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो आपको बताना नमी निष्कासन विधि से मॉइस्चराइजर रिमूवल मेथड देख लीजिए। मॉइस्चराइजर जिसमें अंदर से क्या नमी को रिमूव किया जाता है। भोज्य पदार्थ में उपस्थित नमी के कारण ही जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये आपको पता है, ये जीवाणुओं की वृद्धि कब होती है, जब उनके अकॉर्डिंग उनको जलवायु मिल जाती है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस या आपके बॉडी के टेम्परेचर के बराबर, जब उनको क्या होता है मतलब उनको जलवायु मिल जाती है, प्लस उसमें आर्द्रता हो, नमी हो, तो क्या होता है ये बहुत तीव्र, इससे क्या होता है तीव्रता के साथ ये वृद्धि करते हैं।
अतः यदि भोज्य पदार्थों से नमी को निष्कासित कर दिया जाए तब उन्हें लंबे काल तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। धूप में सुखाना, कृत्रिम विधि से सुखाकर नमी हटाना, शक्कर तथा नमक का प्रयोग आदि विधियां हैं जिससे भोज्य पदार्थ में उपस्थित नमी को निष्कासित किया जाता है। ये चीज़ें मैं आपको बताई थी। शक्कर और नमक का किस विधि पे काम करता है, किस सिद्धांत पे, तो ऑस्मोसिस जिसे कहते हैं परासरण दाब पे क्या करता है, क्रिया करता है। दलिया तथा सूजी के जीवन काल को बढ़ाने के लिए इन्हें कम ताप पर भूनकर रखा जाता है। जैसे आप कहते हैं ना, दलिया अगर सूजी ला तो उसको क्या करते हैं, हल्का सा रोस्ट कर दो तो उसके अंदर से नमी खत्म हो जाती है और वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक पड़ा रहता है। विसंक्रमण विधि जिसे स्टरलाइजेशन मेथड कहते हैं, उबालना आपको पता ही है, ये आपने क्लास 9 की बुक में भी पढ़ा था। बिस्तर वगैरह जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें स्टरलाइजेशन मेथड पढ़ा था, जिसके लिए कॉटन के कपड़े सबसे अच्छे माने जाते हैं, कॉटन या लिनन के, जिसका प्रयोग स्टरलाइज करने में आसान होता है। तो आपको भी भोजन पढ़ रहे हैं तो इसके प्रिजर्वेशन में स्टरलाइजेशन का क्या महत्व है उसे जान लीजिए। तो फफूंदी जिसे मोल्ड को रोकने के लिए यह उत्तम विधि है। विसंक्रमण विधि किसे रोकने के लिए अच्छी विधि है, तो फफूंदी के लिए क्या है, ये अच्छी विधि होती है। फफूंदी ब्रेड, अचार, जैम, चटनी आदि पर उपस्थित होकर इन्हें सड़ा गला देता है जिससे वे दूषित एवं संक्रमित हो जाते हैं। यह विधि मुख्यतः भोज्य पदार्थों के डिब्बा बंदी या बोतल बंदी, कैनिंग एंड बॉटलिंग करते समय की जाती है। कब की जाती है, जब ये इसका मुख्य समय ये कब की जाती है, जब डिब्बा बंदी मतलब कैनिंग एंड बॉटलिंग की प्रोसेस की जाती है तो उसके इसमें ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, स्टरलाइजेशन मेथड। ठीक है। भोज्य पदार्थों को दीर्घकाल तक संरक्षित करने के लिए जिन बर्तनों या डिब्बों का उपयोग किया जाता है उनका विसंक्रमित होना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा उनमें उपस्थित जीवाणु से भोजन खराब कर देते हैं। खाद्य परीक्षण की इस विधि में सर्वप्रथम खाद्य पदार्थों को विशेषकर जैम, जेली, चटनी, सॉस, केचप, प्यूरी, स्क्वैश या फलों को डिब्बे, जार या बोतल में भरकर ढक्कन से अच्छी तरह से कसकर बंद कर दिया जाता है। तत्पश्चात उसके पश्चात डिब्बों, बोतलों, जारों को खौलते हुए पानी में 25 से 30 मिनट, कितने मिनट तक, खौलते हुए पानी में 25 से 30 मिनट तक उबाला जाता है, जिससे डिब्बे में उपस्थित समस्त जीवाणु तथा सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित रखे जा सकते हैं। आगे पैराग्राफ चेंज करके दिया है कि मांस, हरी सेम की फली, मटर आदि भोज्य पदार्थों में एक विशेष प्रकार का जीवाणु, कौन सा जीवाणु, क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ये कहाँ होता है, तो मांस में ज़्यादा, हरी सेम की जो फली आती है, मटर की फली आती है, उसमें क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलिनम पाया जाता है जो भोजन को विषाक्त एवं जहरीला बना देता है। ये जब बॉटलिंग की जाती है तो बॉटलिंग वाली चीज़ों में क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलिनम पाया जाता है, तो जब आप इसको पैक करते हैं, मतलब मांस पैक किए हो, सेम की फलियां पैक हो, तो उसमें ये ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते, जो भोजन को विषाक्त एवं जहरीला बना देता है। अतः इससे बचने के लिए इन भोज्य पदार्थों को 116 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितने घंटे के लिए, ताप पर 1 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए प्रेशर कुकर में गर्म किया जाता है। समझ आई आपको बात, विसंक्रमण विधि क्या होता है। फफूंदी को रोकने की सबसे अच्छी विधि है, जैसे ब्रेड, अचार, जैम, चटनी आदि पर ये लगते हैं। मुख्यतः उन पे ये ज़्यादा उगते हैं जिस पे लगते हैं, जिस पे बॉटलिंग एंड कैनिंग की जाती है। उस जैसे मांस हो गया, हरी मटर सेम की हो गई, फली की हो गई, इनको जब कैनिंग बॉटलिंग की जाती है तो इसमें ये क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलिनम नाम का जीवाणु, जो बैक्टीरिया, वो पनपता है, उससे भोजन को जहरीला, ये सबसे जहरीला होता है भोजन को, मतलब मरने तक पे ये, मतलब इंसान की जान भी जा सकती है। इससे बचने के लिए 116 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 घंटे तक प्रेशर कुकर द्वारा गर्म किया जाता है। नेक्स्ट आपने देखना है 9 नंबर, डिब्बा बंदी तथा बोतल बंदी। आपने इसमें जाना किसके लिए विसंक्रमण विधि का प्रयोग किया था, तो आगे जान लीजिए कि डिब्बा बंदी और बोतल बंदी होता क्या है। कैनिंग एंड बॉटलिंग, भोज्य पदार्थों, फल एवं सब्जियों को टीन या धातु के, आप जैसे सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हो, कार्बोनेटेड, नॉन कार्बोनेटेड तो नहीं कह सकते हैं, नॉन कार्बोनेटेड भी कह सकते हैं, जैसे मिल्क वगैरह आता है आजकल पीने के लिए, जो मिल्क शेक हो गया, ये सब चीज़ें भी आती है, तो उनको देखो किसमें, वो कैनिंग, कांच की बोतल में पैक्ड रहते हैं ना, जो आप पीते हो, तो उसको ही कैनिंग बॉटलिंग कहते हैं। और जो केन, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह केन में, बियर वगैरह जो केन में, तो कैनिंग उसको क्या था, वो टीन का डिब्बा रहता है। अब आप इनके अंतर को समझ रहे होगे। भोज्य पदार्थों, फल एवं सब्जियों को टीन या धातु के डिब्बे में परिरक्षण करना डिब्बा बंदी कैनिंग कहलाता है। देखो, धातु के डिब्बे में बंद करता है, मतलब टिन का प्रयोग किया था, तो वो कैनिंग कहलाता है। एजुकेशनल प्लानिंग ग्रुप ने कैनिंग के संबंध में लिखा है कि इट इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज सील्ड कंटेनर्स यूजली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ हीट थ्रू स्टीम
under pressure during the process of canning, part of the microorganism are destroyed and the rest are rendered inactive. The enzyme are also inactivated. ठीक है, मतलब कहने का मतलब है प्रिजर्व के लिए, फूड के लिए जो सील्ड कैन कंटेनर का प्रयोग किया जाता है, उसको यूज़ करने से पहले क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, समाप्त करने के लिए उसके लिए कैनिंग की प्रोसेस की जाती है। जब भोज्य पदार्थों को शीशे के जार में परिरक्षित करके रखा जाता है तो उसे बोतल बंदी कहते हैं। ठीक है, उपरोक्त दोनों ही विधियों में भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने की प्रक्रिया समान रूप से की जाती है। इसलिए अमेरिका में कैनिंग के अंतर्गत दोनों ही शब्दों कैनिंग बॉटलिंग में निहित प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती है। मतलब कैनिंग के अंदर ही बॉटलिंग एंड कैनिंग की प्रोसेस दोनों में ही के लिए कैनिंग वर्ड का बस प्रयोग किया था। कहाँ पर, तो अमेरिका में। अगला दिया है डिब्बाबंदी, जिसे कैनिंग कहते हैं, का मुख्य सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं विकास की गति को रोकना एवं मारना। डिब्बाबंदी का जो सिद्धांत होता है, मतलब इसमें दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, बॉटलिंग एंड कैनिंग को एक शब्द बस कैनिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है, मतलब डिब्बाबंदी के लिए। तो इसमें इसका किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इसमें क्या कहता है, उनकी गति को या तो रोक दिया था, मतलब जो क्रियाशील होते हैं उनकी जो एक्टिव हो जाते हैं, उनका एक्टिव होने की प्रोसेस को रोक दिया जाता है, या तो उनको डेड मतलब उनको मार दिया जाता है। किस प्रोसेस में, तो डिब्बाबंदी में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ताप की एक निश्चित मात्रा प्रदान कर फलों सब्जियों को परिरक्षित करने का कार्य किया जाता है। उच्च ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर से लेकर 126 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सभी सूक्ष्मजीव बीजाणुओं जो इसके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स के द्वारा ही क्या होता है, इनमें द्विगुणन की प्रोसेस होती है। इनका विकास कैसे होता है, तो इनमें जो विकास इनका होता है, इनका वृद्धि जो होता है, इनके जो वंश का मतलब इनकी जो वंश वृद्धि होती है उनमें गुणन क्रिया के द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा, गुणन क्रिया के द्वारा वृद्धि होती है। तो इनके स्पोर्स को ही क्या करते हैं, इनके बीजाणु में जो स्पोर्स होते हैं उनको ही मार दिया जाता है, जिससे क्या करते हैं, फिर वो इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर हैं तो इनएक्टिव हो जाएंगे, अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिला तो मर जाते हैं। वो उनकी प्रकृति पे निर्भर करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। फलों एवं सब्जियों की बोतलों अथवा जारों में भरने से पूर्व इनका विसंक्रमण स्टेरिलाइजेशन किया था, जिसके लिए आपने टेम्परेचर देखा था 116 डिग्री से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, करना आवश्यक होता है। विसंक्रमण के लिए जारों, बोतलों, डिब्बों को गर्म किया जाता है। डिब्बों, जारों, बोतलों को गर्म करने के लिए निम्नलिखित विधियां काम में ली जाती हैं। मतलब इनको करने के लिए किन किन टेक्निक का यूज़ किया था या मशीनों का उपयोग किया था, तो ओवन आप जानते हैं, अवन कहते हैं, अवन में गर्म किया जाता है, जिसमें क्या होता है, चीज़ों को गर्म किया जाता है, पिज़्ज़ा वगैरह बनाया जाता है ना, टोस्ट वगैरह को किया जाता है, उसे अवन कहते हैं। गहरे भगोने में खौलते पानी में बोतलों, जारों, जैसे बच्चे जो दूध पीते हैं, फीडर जो उनका होता है, उसके लिए भी हम लोग उनके बॉटल को और उनके कैप्स को क्या किया जाता है, ये स्टेलाइज किया जाता है ना, क्योंकि क्या दूध है और दूध में क्या होता है, जीवाणु बहुत, जो डिप्थीरिया टाइफाइड होता है ना, जो टाइफो होते हैं, सल्मोनेला टाइफी, वो दूध में सबसे तेज़ एक्टिव होते हैं। तो क्या होता है, उसके लिए क्या होता है, जो बच्चे फीडर यूज़ करते हैं उसको क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है। उससे बॉयल करने का मतलब क्या, स्टेलाइज किया जाता है। क्यों, विसंक्रमित करने के लिए। किसी प्रकार का अगर ये कहीं गिर जाते हैं, बॉटल बच्चे फीके ऐसे फेंक देते हैं, नींद में होते हैं तो, या कैप हट गया है तो भाई हमारे इन्वायरमेंट में तो बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, धूल कण, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी जाके उस पर अटैक कर सकती है। मतलब उसके जो निप्पल वगैरह होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, निप्पल को गर्म पानी से धोया जाता है, प्लस उसका जो बॉटल नीचे वाला होता है जिसमें दूध भरा जाता है, उसको और कैप को क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए क्या होता है, भगोने के पानी में हम खौलाते हैं ना, कि तो इसमें जो कैनिंग की प्रोसेस की जाती है कितने मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक। अगर आप भगोने में खौला रहे हैं तो 20 से 25 मिनट तक आप क्या करेंगे, बॉइल्ड करेंगे। प्रेशर कुकर में 5 पाउंड के दाब पर, प्रेशर कुकर में 5 पाउंड के दाब पर क्या करते हैं, जार को गर्म किया जाता है। उपरोक्त विधियों में से प्रेशर कुकर में गर्म करने की विधि क्या है, सबसे अधिक प्रचलित है, ठीक है, और लोकप्रिय भी है, क्योंकि क्या होता है, इसमें गैस की बचत होती है, इसमें प्रेशर कुछ टाइम में बन जाता है, आपका काम कम समय और कम ईंधन में सब पूरा हो जाता है।
फलों को कैनिंग करने हेतु इन्हें शक्कर के साथ पकाया जाता है। याद रखिएगा, फलों को कैनिंग करने के लिए किसके साथ पकाया जाता है? तो शक्कर के साथ पकाया जाता है, अथवा बिना शक्कर के प्रयोग के इन्हें स्ट्यू किया जाता है। स्ट्यूइंग मेथड का प्रयोग करके भी पकाया जाता है। तुरंत ही गर्म फलों को जार या बोतल में उड़ेल दिया जाता है। तत्पश्चात बोतल या जार को अच्छी तरह से ढककर बंद कर सील कर दिया जाता है, ताकि बाहरी हवा इसमें प्रवेश नहीं कर सके। इसके पश्चात फलों से भरे जारों या बोतलों को खौलते हुए पानी में 25 से 30 मिनट तक उबाला जाता है। सब्जियों को परिरक्षित करने से पूर्व इन्हें नमक के घोल 5% सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है। उसके बाद इनको हल्का सा ब्लाचिंग प्रोसेस की जाती है। इसके लिए क्या ब्लाचिंग प्रोसेस की जाती है? उसमें भी क्या स्लाइज किया जाता है, उबाला ही जाता है और 5 सेकेंड के बाद हटा लिया जाता है। विकिरण प्रोसेस रेडिएशन मेथड, जिसका अब ज़्यादा प्रयोग होता है। भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए विकिरण विधि रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप जान लीजिएगा। इस विधि में गामा किरणों, जो गामा अल्फा बीटा गामा 3 रेज होते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सी रेज? गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। या तीव्र गति इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स के प्रयोग भी किया जाता है। इनके प्रयोग से सभी सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। इसमें क्या होता है? इनएक्टिव नहीं होते, मर जाते हैं, ठीक है। विकिरण विधि से आलू, प्याज, गाजर आदि को अंकुरित होने से बचाया जाता है। क्या कहता है? अंकुरित होने से बचाया जाता है। किसको? आलू को, प्याज को और किसको? गाजर को। इस प्रकार अनेक फलों एवं भोज्य पदार्थों को शीघ्र पकने से रोका जा सकता है। विकिरण विधि में सुअर तथा बीफ, पोर्क एंड बीफ के मांस को फिताक्रीम, जो टेपवर्म होते हैं, जो परजीवी होते हैं, इनको क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फिताक्रीमी, जैसे टीनिया सोलियम हो गया, जो पेचिस सिस्टिलिका होता है, जो पेचिस वाले होते हैं, ये क्या होते हैं? फिताक्रीमी टैपवर्म कहते हैं। तथा ट्राइन केला के संक्रमण से बचाया जाता है। किसको? सुअर को। और किसको? बीफ के। बीफ, सुअर के बाद बीफ, शायद गौ मांस को बीफ कहते हैं, उनके मांस को, ठीक है। परंतु विकिरण विधि से परिरक्षित भोज्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक है, इसका पूरा पता नहीं चल पाया है। इस पर निरंतर अनुसंधान किए जा रहे हैं। आपको जब मैं WHO बताई थी, तो मैंने आपको ये चीज़ उसमें बताया था कि विकिरण का क्या हो रहा है, अभी रिसर्च चल रहा है, अनुसंधान किए जा रहे हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। संसार भर के वैज्ञानिक इस खोज में जुटे हुए हैं कि इस विधि द्वारा किन किन भोज्य पदार्थों को परिरक्षित किया जा सकता है। विकिरण द्वारा भोजन का उपयोग, भोजन संरक्षण का उपयोग तो भंडारण हेतु अनाजों में सूक्ष्म जीवों को लगने से रोकने हेतु किया जाता है। भंडारण मतलब जहाँ ज़्यादा अनाज का स्टोर किया जाता है, उसमें सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और कम चीज़ों का स्टोर करने के लिए आप क्या करते हैं? घरेलू विधि फ्रीज का उपयोग करते हो ना, जिसमें फ्रीजिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, रेफ्रिजरेटर मेथड कहते हैं। फ्रीजिंग में क्या होता है? वो व्यापारिक स्तर पर, चिल, सेलार, ये सब व्यापारिक स्तर पर उपयोग किए जाते हैं। तो नंबर 2 क्या है? आलू, प्याज, अरवी, गाजर, जड़ एवं कंद वाली सब्जियों को उगने, अंकुरण से रोकने के लिए किया जाता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारने हेतु या उनकी वृद्धि, विकास एवं क्रियाशीलता को कम करने हेतु भी विकिरण विधि का प्रयोग किया जाता है। पैक किए हुए भोज्य पदार्थों को विसंक्रमित करने हेतु भी किसका? विकिरण विधि का प्रयोग किया जाता है। विकिरण द्वारा संरक्षित भोज्य पदार्थ से निम्न लाभ हैं। नंबर 1, भोजन कम समय में परिरक्षित हो जाता है। नंबर 2, पौष्टिक तत्वों का नाश कम से कम होता है। नंबर 3, अधिक से अधिक जीवाणु, विषाणु, फफूंदी, लार्वा, कीटों आदि का नाश हो जाता है। नंबर 4, विष उत्पन्न करने वाली दवाइयों से मुक्त रहता है, क्योंकि सामान्यतः अनाजों के भंडारण हेतु कई रासायनिक दवाइयों, कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है, जिसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इस पर भी WHO काम कर रही है ना। बायो हेल्थ के लिए जो जैविक जो उपयोग कर रही है, उस पर क्या कर रही है? वो जोर दे रही है। अनाज, दालें, सूखे मेवे, तिलहन, मसाले आदि दीर्घकाल तक परिरक्षित किए जाते हैं। किस विधि से? विकिरण विधि में। किस रेज का प्रयोग? गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है या इलेक्ट्रॉन्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीव्र हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन प्लानिंग ग्रुप ने अपनी पुस्तक फूड एंड न्यूट्रिशन में लिखा है कि लो लेवल इरिडेशन प्रेजेंट्स ऑफ जर्मिनेशन इज द पोटैटोज, अनियंस एंड कैरेट्स। मतलब पोटैटो, आलू
अनियंस प्याज एंड कैरेट्स गाजर को जर्मिनेशन मतलब अंकुरण से रोकने के लिए इरिडेशन मतलब जो ये विकिरण का विधि है इसका प्रयोग किया जाता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कैन बी कंट्रोल बाई, जो चयापचय की क्रिया होती है ना, चीज़ों का टूटना और नए पदार्थों का बनना, उस पर भी क्या जाता है, कंट्रोल किया जाता है। किन चीज़ों में, ये भोज्य पदार्थों की बात की जा रही है। बाय द ट्रीटमेंट इन फूड्स थस डिलाइंग देयर रिपिंग पोक एंड बीफ कैन बी, सुअर के मांस एंड गाय के मांस कैन बी द मेड फ्री फ्रॉम टेपवर्म एंड ट्राइकेला, जिसके अंदर जो टेपवर्म और ट्राइकेला जो होते हैं, जो वो पनप जाते हैं, उनके लिए भी ये विधि अच्छी है इरिडेशन की, विकिरण की। ठीक है। हैवी लॉसेस इन द ग्रैनरी ड्यू टू इंसेक्ट इन्फेक्शन कैन बी चेक्ड बाय इरिडेशन, मतलब इससे इन्फेक्शन को भी चेक किया जा सकता है। ठीक है। नंबर आता है सी, रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड जिसे कहते हैं। खाद्य परिरक्षण की इस विधि से रासायनिक विज्ञान के सिद्धांतों को आपने विकिरण पढ़ लिया, आपने भौतिक पढ़ लिया, आपने एसएसपीज पढ़ लिया। लास्ट बताया रासायनिक विधि। मैं सोच रही हूँ इसको पढ़ा के ये चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। खाद्य परिरक्षण की इस विधि में रासायनिक विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। किस सिद्धांतों का? रासायनिक विज्ञान के सिद्धांतों का। इसके अंतर्गत निम्न विधियां आती है: शक्कर द्वारा, ठीक है, अम्ल द्वारा, नमक द्वारा, परिरक्षण द्वारा, एंटीबायोटिक्स द्वारा। ठीक है। ये सब विधियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो केमिकल के अंतर्गत आती है। तो नंबर 1 पे देख लीजिए, बाय यूजिंग शुगर, जिसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है, केमिकल होता है। एक मतलब जो चीज़ आप डालो उसका दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाए, क्या वो मतलब वो ना रिएक्शन हो रहा है, एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है, रासायनिक विधि होती है। केमिकल मेथड कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि तांबे की चीज़ में कुछ मतलब तांबे के बर्तन में खाना नहीं रखना चाहिए, अचार वगैरह नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, रिएक्शन हो जाएंगे, उसमें से तांबा निकलेगा और अचार में क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा, जो उनकी प्रॉपर्टीज है उसमें मिल जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टी उसमें चीज़ें विषैली हो जाती हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें रासायनिक विधियाँ कहती है, क्योंकि क्या है, इनमें रिएक्शन कराए जाते हैं। मतलब इनमें कह सकते हैं कि तत्वों, धातुओं, परमाणुओं, अणुओं, यही सब तो हमने पढ़ा है रसायन विज्ञान में। तो वही बात है, इसमें केमिकल में क्या होते हैं, इसमें रिएक्शन होते हैं। तो शक्कर द्वारा देख लीजिए, बाय यूजिंग शुगर, फलों को संरक्षित रखने के लिए शक्कर का उपयोग किया जाता है। शक्कर भी भोज्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन की तरह कार्य करते हैं। आपको पता है, अचार चटनी आप रखते हो, यदि फलों, जैसे आजकल टमाटर की चटनियाँ बनती हैं तो उसमें चीनी ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वो खराब जल्दी नहीं होती हैं। यदि फलों एवं सब्जियों में 68 से 70% शक्कर मिला दी जाए तो परासरण किया ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण सूक्ष्म जीवों, फफूंद आदि की सक्रियता को क्या करते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है, नष्ट कर देते हैं। इस कारण फफूंद एवं सूक्ष्म जीव नहीं पनप पाते, अतः भोज्य पदार्थ लंबे समय तक परिरक्षित रहते हैं। जैम, जेली, मुरब्बा, चटनी, मार्मलेड, जो मार्मलेड होता है वो जैम जेली का ही मिक्स रूप होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मैंने आपको एक दिन बताया था। आदि को इसी विधि से संरक्षित किया था और शायद साइट्रिक फल का ही यूज इसमें किया था, ज़्यादा साइट्रिक फल का ही यूज़ किया था, खट्टा नींबू वगैरह जैसे होता है। नंबर 2 होता है तेल एवं मसालों द्वारा, बाय यूजिंग, जैसे आप अचार बनाते हैं, बाय यूजिंग ऑयल, क्या, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। तेल एवं मसाले प्राकृतिक भोज्य परिरक्षण, न्यूट्रल फूड प्रिजर्वेशन की तरह काम करते हैं। प्राकृतिक भोज्य परिरक्षण नेचुरल फूड प्रिजर्वेशन की तरह कार्य करते हैं। इनमें निहित कई रासायनिक तत्व होते हैं जो भोजन को सड़ाने गलाने से बचाते हैं। इनकी उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, परिणामतः भोज्य पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। प्याज, लहसुन, अदरक, लौंग, इलायची, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, सौंफ, राई, मेथी, अजवाइन, कलौंजी आदि प्राकृतिक परिरक्षक है। आप जब अचार बनाते हो तो ये सब डालते हो कि नहीं? तेल का यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? अचार बना, आम वगैरह को तो आप प्रिजर्व ही तो कर रहे हो, जो जीवाणुओं की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं। लौंग आदि मसाले सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, इसीलिए क्या होता है, काढ़ा वगैरह यूज़ किया जाता है। जब कोविड हुआ था लोग काढ़ा पीते थे, देखो इसमें क्वालिटी होती है जीव सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने की, लौंग मसाले में। ठीक है, यह भोज्य पदार्थ सड़ने से बचाते हैं। कौन? ये मसाले और तेल। तेल सूक्ष्म जीवों का प्रतिरोधक एवं फफूंदी का निरोधक होता है। तेल सूक्ष्म जीवों का क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का प्रतिरोधक, और फफूंदी का क्या होता है? तो निरोधक होता है। तेल सूक्ष्म जीवों का प्रतिरोधक मतलब एंटी कार्य करता है सूक्ष्म जीवों के, और फफूंदी का निरोधक होता है, अतः तेल में डूबे रहने से अचार नहीं सड़ते। अम्ल द्वारा बाय यूजिंग एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सिरका, विनेगर, ग्लेशियल एसिड आदि भोज्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय इनएक्टिव साइट्रिक नींबू में मिलता है, सिरका में एसिटिक एसिड मिलता है, टार्टरिक एसिड शायद इसमें
एप्पल वगैरह में मिलता है, टार्टरिक या इमली में मिलता है शायद टार्टरिक एसिड, ग्लेशियल एसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे इनकी वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता रुक जाती है। तब खाद्य पदार्थ लंबे समय तक परिरक्षित रहते हैं। सिरका वगैरह अचार में डालते हैं ना परिरक्षित करने के लिए। नमक द्वारा बाय यूजिंग साल्ट, अचार बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नमक डाल देते हैं, मतलब ज़्यादा 2-4 चम्मच जल्दी ज़्यादा सा डाल देते हैं, फिर वो पता भी नहीं चलता है। सब्जियों एवं फलों को परिरक्षित करते समय नमक का प्रयोग किया जाता है। यह भी तेल, मसाले एवं शक्कर की तरह प्राकृतिक परिरक्षक है। ये सब प्राकृतिक परिरक्षण के अंतर्गत आते हैं, प्लस रासायनिक के अंतर्गत। जो पदार्थों को सड़ने से बचाता है। नमक भोज्य पदार्थों में उपस्थित नमी को अपने में बांध लेता है, ठीक है, बांध लेता है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वाली बात की जा रही है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव को पनपने के लिए मुक्त रूप नहीं मिल पाता। इसके लिए अधिक अतिरिक्त नमक परासरण की क्रिया के द्वारा सूक्ष्म जीवों में उपस्थित नमी को भी सोख लेता है, अतः उनकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार भोजन का परिरक्षण हो जाता है। अचार में 15 से 20% नमक उपस्थित रहने से वो सड़ता नहीं है। और चीनी कितना होना चाहिए तो आपको पता है 60 से 70% चीनी जो होता है भोज्य पदार्थ को सड़ने से रोकता है। 68 से 70%, 60 से 70%, 65 से 70% चीनी क्या होता है, रोकता है। अगला है रासायनिक परिरक्षण विधि बाय यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, अचार, चटनी वगैरह में सोडियम बेंजोएट ज़्यादा प्रयोग किया, क्या किया था, सोडियम बेंजोएट। और इसका भी एक मानक है, आपने देखा था ना जब आप फूड अडल्टरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें शायद इस बुक में नहीं दिया, लेकिन मेरे पास एक बुक है, कितना आप सोडियम बेंजोएट डाल सकते हैं, कितना मेटाबाइसल्फाइड यूज़ कर सकते हैं किसी भोज्य पदार्थ में, वो उसका सॉरी मानक होता है। अगर उस डालने को डालते, लेकिन अगर इसकी ज़्यादा मात्रा जो उनका मानक है अगर उससे 1% भी ज़्यादा हुआ तो कहने का मतलब क्या हो गया, भोजन में मिलावट हो गई। ऐसा नहीं कि इसको भोजन में डाल दिए तो भोजन में मिलावट कहेंगे, नहीं, जब क्षमता से ज़्यादा, मानक से ज़्यादा डाल दिए तो क्या होता है, भोजन में मिलावट होती है। साइट्रिक अम्ल, सॉर्बेट आदि रासायनिक परिरक्षण है। सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, साइट्रिक अम्ल एंड सॉर्बेट की क्या है, रासायनिक परिरक्षण है, ठीक है, जो भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाते हैं। सोडियम बेंजोएट अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है, परंतु क्षारीय माध्यम में इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसका उपयोग जैम, अचार, मुरब्बा आदि बनाने में किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग सिक्वेस या शरबत को परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। सॉर्बेट का प्रयोग स्प्रे या कोटिंग के रूप में किया जाता है। अगला है एंटीबायोटिक द्वारा बाय यूजी एंटीबायोटिक। विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक जैसे टेरामाइसिन, आपको बुखार होता है तो यूज़ करते हैं ना, टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, आरियोमाइसिन, नियासिन आदि का उपयोग एंटीबायोटिक की तरह किया जाता है। टाइलोसिन, नियासिन आदि का टाइलोसिन जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, नियासिन बीजाणुओं के अंकुरण को रोकता है। जो टाइलोसिन होता है वो क्या करता है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, और ये जो नियासिन होता है ये क्या करता है, उसके स्पोर्स अंकुरण, जो गुड़न की क्रिया होती है उसको रोक देता है। अतः भोज्य पदार्थ लंबे काल तक सुरक्षित रूप से परिरक्षित रहते हैं। अगला है खमीरीकरण की विधियां, जिसे फर्मेंटेशन मेथड कहते हैं। आपने क्या पढ़ा, अरोगाणुकता की विधियां, जिसमें एसेप्सिस वायु विलोपन किया जा रहा था। भौतिक विधियां जान लिए, और कौन सी, रासायनिक जान लिए। अब क्या जानना है, फर्मेंटेशन की विधि आपको जाननी है। खमीर एंजाइम तथा सूक्ष्म जीव लैक्टिक जीवाणु कार्बोज पर क्रिया करते हैं। खमीर एंजाइम और सूक्ष्म जीवाणु किस पे क्रिया करते हैं, कार्बोज पर क्रिया करते हैं, ठीक है। उसे अपघटित डिकम्पोज कर देते हैं। खमीर एंजाइम एवं लैक्टिक जीवाणु द्वारा कार्बोज के आवटन की क्रिया ही किण्डवीकरण या खमीरीकरण कहलाती है। इसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिक अम्ल या अल्कोहल बनते हैं, जो भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक परिरक्षित रखने का काम करते हैं। जैसे आप डोसा का बैटर तैयार करते हो, डोसा बनाते हो तो उसका बैटर तैयार करते हो ना, तो उसमें ये चीज़ होता है, उसी के कारण खट्टा होता है, वो बुलबुले बनते हैं, वो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस आप कर रहे हैं उसी के कारण, ठीक है। खमीरीकरण द्वारा भोज्य पदार्थ संरक्षण की निम्न विधियां हैं फर्मेंटेशन के द्वारा। नंबर 1 देख लीजिए, लैक्टिक अम्ल का प्रयोग करके, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें लैक्टिक जीवाणु द्वारा दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा का खमीरीकरण किया जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु वायु की उपस्थिति में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनका ऑक्सीकरण होता है, उसमें क्या करते हैं, ये लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, दूध खट्टा हो जाता है या दूध से दही बन जाता है, उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। C6H12O6 का ये किसका फार्मूला है, तो लैक्टोज का फार्मूला है। ये क्या है, ये कौन सी सेकेराइड है, तो आप बोलेंगे लैक्टोज किसके अंतर्गत आता है, लैक्टोज डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है ना।
और कह सकते हैं मोनोसेकेराइड के अंदर कल क्या आता है, तो आप क्या बताएंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और क्या एक और है फ्रक्टोज। ये किस में आता है, मोनोसेकेराइड में। डाइसेकेराइड में क्या आता है, तो डाइसेकेराइड में आता है लैक्टोज। देखिए याद नहीं आ रहा, इसलिए माइंड पे बिल्कुल नहीं चढ़ रहा, बुक खोलती हूँ। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये किसके अंतर्गत आता है, डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर अगला आता है, देखिए तो ये क्या है, ये लैक्टोज, इसमें खमीरीकरण की क्रिया हुई तो कौन सा जीवाणु पनपा, लैक्टिक जीवाणु पनपा, और जो लैक्टोज था उसको लैक्टिक अम्ल में बदल दिया। नेक्स्ट आता है एसिटिक अम्ल का खमीरीकरण, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। तो एसिटिक अम्ल किस में मिलता है, विनेगर, सिरके में मिलता है। विनेगर जीवाणु जो होते हैं, विनेगर बैक्टीरिया, जब जीवाणु की उपस्थिति में अल्कोहल पर खमीरीकरण, जब वायु की उपस्थिति में अल्कोहल पर खमीरीकरण किया जाता है तब एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे होता है, वायु की उपस्थिति में अल्कोहल पर जब खमीरीकरण किया जाता है तो उस पर क्या होता है, उस पर ये एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। C5H5OH+O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। विनेगर जीवाणु, ये इथाइल अल्कोहल का फार्मूला, उस पर ऑक्सीजन की क्रिया करा रहे हैं, विनेगर जीवाणु पनप रहे हैं और क्या बना रहे हैं, तो CH3COOH+H2O। COH को ओइक अम्ल भी कहते हैं, ऑल भी कहते हैं, अल्कोहल बन रहा है, इसको अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, H2O जल होता है, CH3 जो होता है एथेन, एथिल होता है, CH4 मेथेन होता है। ठीक है, C2H4 मेथेन नहीं, CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, ऐसे केमिस्ट्री में फार्मूला होता है। एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्ट, नोन, डेक, ये केमिस्ट्री के फॉर्मूला चलते हैं। तो वही है, तो ये क्या है, ओइक होता है, इसके ऑल भी कहते हैं। ये अल्कोहल जहाँ पे पाता है उसका ये सिंबल होता है, H2 जल होता है। क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया। 5 से 7% एसिटिक एसिड भोज्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करके परिरक्षित का कार्य करते हैं। कितने प्रतिशत, 5 से 7%। अगर आप सिरके का यूज़ कर रहे हैं भोज्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कोहल खमीरीकरण, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आप देख सकते हैं अल्कोहलिक खमीरीकरण हवा की अनुपस्थिति में होता है। ध्यान रखिएगा, किसके होता है, हवा की अनुपस्थिति में होता है। और ये जो लैक्टिक था और एसिटिक था, ये क्या था, ये हवा की उपस्थिति में हो रहा था। ठीक है ना, तो जिसे एनारोबिक प्रतिक्रिया कहते हैं, और अरोगाणुकता की विधि को भी एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें वायु का विलोपन किया जाता है। ये एनारोबिक रिएक्शन कहते हैं किससे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को। इसमें ईस्ट की उपस्थिति में अनाजों एवं दालों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट पर खमीरीकरण फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल जल व CO2 बनता है। ठीक है, अल्कोहल व CO2 भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने का काम करता है। इडली, डोसा, जलेबी इसी के द्वारा बनाया जाता है। C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज का फार्मूला कह सकते हैं या कार्बोज का कह सकते हैं। ठीक है, ईस्ट बना फर्मेंटेशन के लिए हवा की अनुपस्थिति है, एनारोबिक कंडीशन है। आपको क्या मिला, तो 2C6H5OH+CO2, ये क्या हो गया, अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आप देखिए चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। मैं कल आपको स्टार्ट करूँगी भोज्य पदार्थ में मिलावट, या जिसका जिस दिन टर्न होगा, कल के बाद जो अगला डे आएगा उस दिन। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग फर्स्ट टाइम देखें वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।